हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। आज हम यहाँ पर एडमिशन, जिसे स्वीकृति कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर एराइज होता है कि एडमिशन जो है उसे इंडियन एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन में डिफाइन करा गया है, तो आंसर होगा कि उसे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 17 में डिफाइन करा गया है। अब हम एक बार पहले एडमिशन की डेफिनेशन को रीड करेंगे। एडमिशन इज़ अ स्टेटमेंट। एडमिशन क्या है? एडमिशन इज़ अ स्टेटमेंट। किस प्रकार का स्टेटमेंट है एडमिशन? ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। याद रखिएगा, यह भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एडमिशन किस तरह का स्टेटमेंट है, ओरल, डॉक्यूमेंट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी इस प्रकार का स्टेटमेंट बनाया जा सकता है, जिसे हम एडमिशन कहते हैं। और इस प्रकार का जो ये स्टेटमेंट है वह क्या काम करता है? वह फैक्ट इन इशू या फिर रेलिवेंट फैक्ट के एग्जिस्टेंस के बारे में अनुमान, इनफेयरनेस, अनुमान इंगित करता है। और इस प्रकार का जो स्टेटमेंट है वो किनके द्वारा बनाया जाता है? वह उन लोगों के द्वारा या उन परिस्थितियों में बनाया जाता है जो कि इसी एक्ट में बताई गई हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बहुत सिंपल तरीके से हमने जान लिया। मैंने इसलिए इतना सिंपल बताया क्योंकि एडमिशन की जो डेफिनेशन है कई बार हमसे ऑप्शनल वे में भी पूछा जाता है। तो हमने यह जान लिया कि जो एडमिशन है वह एक स्टेटमेंट है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि ओरल, डॉक्यूमेंट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी होता है। और इस प्रकार का जो स्टेटमेंट है, ऐसा स्टेटमेंट जिसे हम एडमिशन कहेंगे, हम ऐसे स्टेटमेंट को एडमिशन तभी कहेंगे जब वह किसी फैक्ट इन इशू या किसी रेलिवेंट फैक्ट के बारे में इनफेयरनेस, अनुमान इंगित करता है। और कोई भी स्टेटमेंट तभी एडमिशन कहा जाएगा जब वह उन लोगों के द्वारा बनाया गया है या उन परिस्थितियों में बनाया गया है जो कि यहाँ पर इस एक्ट के तहत बताई गई हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक एग्जाम्पल की बात करते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए और बी दो पार्टी हैं, यहाँ पर जो ए है वह क्रेडिटर की पोजीशन में है और बी डेब्टर की पोजीशन में है। क्लियर है? अब समझिएगा, यहाँ पर जो ए था उसने बी के अगेंस्ट एक सूट फाइल करा है। क्यों करा है? ऑफकोर्सली जो बी था उसने पैसे ले लिए थे उधार, पर वह चुका नहीं रहा था। ए का राइट था, तो ए ने अपने राइट को इन्फोर्सेबल करा और बी के अगेंस्ट उसने फॉर डेब्ट एक सूट फाइल कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो बी के पास एक अकाउंट बुक है, बी के पास क्या है? बी के पास एक लेखा वही है, एक अकाउंट बुक है, और उस अकाउंट बुक में साफ लिख रहा है कि बी ने ए से पैसा उधार लिया है। तो यह जो स्टेटमेंट है डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट में है, लिखा पढ़ी है, रिटन वर्क में है। तो यहाँ पर यह जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट है वो बी का एडमिशन है। सही है, क्योंकि उसकी अकाउंट बुक में शो हो रहा है कि उसने बी ने ए से पैसा उधार लिया है। तो यहाँ पर हम इसे एज अ एडमिशन कंसीडर करेंगे और यह इस बी के अगेंस्ट माना जाएगा। इतना आप ध्यान रखिएगा कि जो एडमिशन है, एडमिशन के माध्यम से जो स्टेटमेंट बनाया जाता है, एडमिशन एक स्टेटमेंट तो ही है, तो ऐसा स्टेटमेंट हमेशा से ज़्यादातर जनरल स्पीकिंग मेकर ऑफ स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट बनाने वाला व्यक्ति है, उसके अगेंस्ट ही जाता है। क्लियर है? चलिए एक एग्जाम्पल और इसमें रखते हैं। अगर यहाँ पर जो एग्जाम्पल यही है कि जो ए था उसने बी से पैसा उधार लिया, एग्जाम्पल यह है कि जो ए है उसने बी को पैसे उधार दिए हैं, और यहाँ पर जो बी है वो अगर इस बात को एडमिट कर लेता है कि हाँ उसे ए ने पैसा उधार दिया है, तो यह एडमिशन इस बी पर लायबल मानी जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अभी तक हमने एडमिशन की डेफिनेशन देख ली, वह कौन से सेक्शन के तहत है यह जान लिया।
अच्छा, एक क्वेश्चन एराइज होता है कि अगर किसी फैक्ट को एडमिट कर लिया गया है, अगर जैसे कि एग्जाम्पल में था, अगर बी ने एडमिट कर लिया कि उसने रुपए ए से उधार ले रखे हैं, अगर बी ने इस फैक्ट को एडमिट कर लिया तो क्या अब इस फैक्ट को साबित करने के लिए अदर प्रूफ्स की आवश्यकता होगी? नहीं, क्योंकि वो फैक्ट एडमिट कर लिया गया। इस वजह से मैं फिर बता दूं आपको, एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए कि किसी भी ऐसे फैक्ट को एडमिट करना जो कि फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के बारे में अनुमान इंगित करता है, तो वह भी अपने आप में सफिशिएंट माना जाता है। इसमें एक बात याद रखिएगा, इसके रिगार्डिंग एक केस हुआ था, इसमें ब्रजमोहन वर्सेस अमरनाथ का एक केस था। उस केस में यह कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी ऐसे कागज पर साइन करे गए हैं, या फिर अगर वह व्यक्ति अनपढ़ है, इलिटरेट है, उसने अंगूठा लगाया है किसी ऐसे कागज पर जिसके बारे में वह जानता भी नहीं है, तो हम यहाँ पर इसे उस व्यक्ति की एडमिशन के रूप में नहीं जानेंगे। वहीं पर आगे केस आता है धर्मवती बनाम शिव सिंह का केस है। इस केस में बहुत क्लेरिफाई करा गया कि एडमिशन जिस स्टेटमेंट के द्वारा बनाई जा रही है, वहाँ पर वह स्टेटमेंट पूरा पेश करना चाहिए, ना कि केवल उतना पार्ट या उतना पोर्शन जो कि केवल एडमिशन से रिलेट कर रहा है। क्लियर है? अब हम आते हैं कि एडमिशन को बतौर एविडेंस रेलिवेंट क्यों माना गया है। यह भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एडमिशन को, स्वीकृति को बतौर एविडेंस क्यों रेलिवेंट माना जाता है। देखिए, बहुत सिंपल है। जब कोई फैक्ट एडमिट कर लिया जाता है, अब वहाँ पर उस फैक्ट को एडमिट हो जाने के बाद में किसी अदर प्रूफ की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है। इसके लिए आपको समझना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसमें सेक्शन 58 को समझेंगे। सेक्शन 58 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि इसी बात से रेलिवेंट करती है। सेक्शन 58 बहुत सिंपल तरीके से कहता है कि अगर कोई फैक्ट किसी पार्टी या उसके एजेंट के द्वारा हियरिंग के टाइम पर या फिर हियरिंग से पहले रिटन फॉर्मेट में एडमिट कर लिए गए हैं, तब अब वहाँ पर कोई अदर प्रूफ आवश्यक नहीं रह जाता है। लेकिन इस सेक्शन 58 में एक प्रोवाइडेड भी एडिट है। प्रोवाइडेड क्या है, उसे रीड करिए। डेट कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन रिक्वायर द फैक्ट्स एडमिटेड टू बी प्रूव्ड अदरवाइज देन बाय सच एडमिशन। मतलब यह कोर्ट के विवेक अनुसार है कि जो फैक्ट एडमिट हुए हैं उन्हें अन्यथा साबित करने के लिए कोर्ट के द्वारा कहा जा सकता है। जनरल स्पीकिंग बात यह है कि अगर कोई फैक्ट एडमिट कर लिया जाता है तो जनरल स्पीकिंग वहाँ पर कोई अदर प्रूफ की फिर आवश्यकता नहीं रह जाती है। एडमिशन को इसलिए भी रेलिवेंट माना जाता है क्योंकि जनरल स्पीकिंग होता यही है कि जो व्यक्ति स्टेटमेंट बना रहा है, हम उसे क्या कहेंगे, मेकर ऑफ स्टेटमेंट। तो जो व्यक्ति मेकर ऑफ स्टेटमेंट है, अगर वह जब कोई फैक्ट एडमिट करता है तो वह उसके अगेंस्ट ही जाता है। तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि कोई व्यक्ति कोई ऐसी बात बोले जो कि खुद गलत हो और उसे पता है कि उसके अगेंस्ट जानी है। ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है और एडमिशन ज़्यादातर जनरल स्पीकिंग मेकर ऑफ स्टेटमेंट के अगेंस्ट ही जाता है। एडमिशन को कई तरीकों से बनाया जा सकता है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि एडमिशन कई तरह से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मल एडमिशन, इनफॉर्मल एडमिशन, एडमिशन बाय कंडक्ट। अब हम पहले इनके बारे में बात करेंगे। फॉर्मल एडमिशन, जिसे हम जुडिशियल एडमिशन भी कहते हैं, क्या होता है ये?
इस प्रकार की एडमिशन जो कि कोर्ट में दी जाती है, हम उसे फॉर्मल या जुडिशियल एडमिशन के रूप में जानते हैं। आपने अभी सेक्शन 58 हमने बताया था, वह भी लगभग कुछ इस प्रकार की ही एडमिशन को बता रहा था। ऐसी एडमिशन जो कि पार्टीज या उनके एजेंट के द्वारा प्लीडिंग या एडमिट कर लिए जाते हैं जब फैक्ट्स को, तो इस प्रकार की एडमिशन भी जुडिशियल और फॉर्मल एडमिशन है। इनफॉर्मल एडमिशन क्या होगी? ऐसी एडमिशन जो कि लाइफ और बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेट होती है, तो हम उसे इनफॉर्मल एडमिशन कहते हैं। आप इनफॉर्मल एडमिशन के रिगार्डिंग एक केस है, यहाँ पर सिलेट लेरी बनाम पूले का केस है। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में डिफेंडेंट जो था, डिफेंडेंट उस पर मुकदमा करा गया था कोर्ट डेप्ट के लिए। यहाँ पर उस डिफेंडेंट ने एक स्टेटमेंट बनाया था, उसने एक ओरल स्टेटमेंट बनाया था अपने डेप्ट के बारे में, जो उन डेप्ट्स के बारे में जो कि डॉक्यूमेंट्स में लिखे गए थे। तो यहाँ पर इस तरह का ओरल स्टेटमेंट जो कि उसने अपने डेप्ट्स के बारे में बनाया था, वह भी यहाँ पर एडमिटेड होगा। किसके लिए था वह? फॉर डेप्ट्स के लिए उसने बनाया था। इसमें एक केस और आ जाता है रंपिंग बनाम डीपी। इस केस में यह था कि जो ऑफिसर था वह एक शिप पर ड्यूटी करता था। उस पर आरोप था कि उसने एक फीमेल का मर्डर करा है। उसने इससे रिलेटेड एक लेटर अपनी पत्नी के लिए लिखा और उस लेटर को पोस्ट करने के लिए उस ऑफिसर ने अपने पियोन को दे दिया, पर पियोन ने वह लेटर ले जाकर कप्तान को दे दिया और कप्तान ने इस लेटर को पुलिस को दे दिया। यहाँ पर यह कहा गया कि जो लेटर है वह उस शिप के ऑफिसर के अगेंस्ट एज अ प्रूफ माना जाएगा। इसमें एक केस और आता है मोबिया-रिटी बनाम, अब हम मोबिया-रिटी बनाम लंदन का केस है, उसे समझाने से पहले एक बात बता दें। अब हम बात करेंगे एडमिशन बाय कंडक्ट की, कि जो एडमिशन है वह सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार से, उसके कंडक्ट के माध्यम से अभी फैक्ट्स को एडमिट किया जा सकता है। इस केस में यह बात क्लियर हुई थी। इस केस में जो प्लेंटिफ था उसने रेलवे के खिलाफ एक सूट फाइल किया था फॉर पर्सनल इंजरी के लिए, फॉर कंपनसेशन के लिए। यहाँ पर अब जब वह पर्सनल इंजरी की बात कर रहा है, कंपनसेशन की बात कर रहा है, तो विटनेस भी उसको लाने थे। यहाँ पर यह पता चला कि जो वह विटनेस लेकर आ रहा था, गवाह ला रहा था, वह असलियत में उन लोगों को लेकर आ रहा था, वह पैसे देकर ला रहा था, बहला फुसला कर आ रहा था ऐसे लोगों को जो कि वहाँ पर प्रेजेंट भी नहीं थी। तो यहाँ पर यह जो इस व्यक्ति का कंडक्ट था प्लेंटिफ का, वह कहीं ना कहीं यह दिखा रहा था कि इस बात को एडमिट कर रहा था उसका कंडक्ट कि यह मुकदमा, यह सूट सत्यता से परे था, यह फॉल्स पर बेस था। क्लियर है? तो एडमिशन बाय कंडक्ट क्लियर है। एडमिशन बाय कंडक्ट में एक बात हमेशा से ही पूछी जाती है, क्या साइलेंट रहना, मौन रहना, क्या इसे एडमिशन माना जा सकता है? तो इस बात को समझने के लिए इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें मिलेगा सेक्शन 8 के तहत। कहाँ मिलेगा? इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 8 में है। एग्जाम्पल क्या था आप वह समझिए। इस एग्जाम्पल में यहाँ पर फैक्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह था कि जो यहाँ पर ए है उसकी पोजीशन थी डेप्टर की और उसने 10,000 रुपये उधार ले रखे थे बी से। बी की पोजीशन थी यहाँ पर क्रेडिटर की। क्लियर था? अब यहाँ पर यह फैक्ट दिया गया कि ए जो था वह और पैसे चाहता था सी से। ए और उधार लेना चाहता था पर अब की बार सी से पैसा उधार लेना चाहता था। तो ए किसी जगह गया जहाँ पर उसे सी मिला और ए सी से पैसे उधार लेना चाहता था। वहाँ पर डी भी प्रेजेंट था। जब डी ने यह सुना कि यह ए सी से पैसे मांग रहा है, तब डी ने बहुत तेज आवाज़ में
बहुत तेज़ आवाज़ में सी से कहा कि सी, ए जो ए है वह ऑलरेडी बी से पैसा उधार ले चुका है, इसे पैसे मत दीजिएगा। यह सुनते ही ए जो था वो वहाँ से चला गया। अब यहाँ पर यह जो कंडक्ट है ए का साइलेंस रहना, उसका बिना जवाब दिए वहाँ से चले जाना अपने आप में रेलिवेंट माना जाएगा। इसमें आप नोट डाउन कर लीजिए कि जब कोई बात, थ्योरी भी यही कहती है कि जब कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में कही जाए जिसके लिए वह बात बहुत गहरा प्रभाव रखती है, पर वह उसका कोई आंसर ना दे, तो यह माना जा सकता है कि वह व्यक्ति उस बात की सत्यता को एडमिट कर रहा है। एक बात और इसमें नोट डाउन कर लीजिए, कई बार ऐसा होता है कि साइलेंट रहना भी एडमिशन मान लिया जाता है और यह माना जाता है कि ऐसा एडमिशन बाय कंडक्ट है। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, साइलेंस तभी एडमिशन माना जाएगा जब बात ऐसी है कि उसका आंसर करना स्वाभाविकता को दर्शाता है। मतलब यह कि इस प्रकार की बात हो रही थी जिसका आंसर दिया जाना माना जाता है। इसके रिगार्डिंग एक केस आया था, बेस्ला वर्सेस स्टर्न का केस था। इस केस में जो फीमेल थी उन्होंने एक सूट फाइल किया था, एक आदमी के अगेंस्ट उन्होंने सूट फाइल किया था। उन्होंने यह कहा कि यह जो आदमी है जिसके अगेंस्ट उन्होंने सूट फाइल करा है, मुकदमा किया है, उस आदमी ने उनसे शादी करने का झूठा प्रॉमिस किया है और उस प्रॉमिस को फुलफिल उस व्यक्ति ने नहीं किया है। यहाँ पर जब उस डिफेंडेंट से इस क्वेश्चन को पूछा गया तो उसने कोई आंसर नहीं दिया, बल्कि यह वाली बात और सामने आई कि उस आदमी ने उस महिला को चुप रहने के लिए पैसे दिए थे, पैसे देने का ऑफ़र किया था। यहाँ पर यह डिसाइड हुआ इस केस में कि उस मेल पर्सन का, उस डिफेंडेंट का यहाँ पे साइलेंट रहना कहीं ना कहीं उसकी बात को एडमिट कर रहा था कि उसने उस महिला से प्रॉमिस करा था शादी करने का, पर उसने उसे फुलफिल नहीं किया है। हमने यहाँ पर एक पॉइंट एराइज कर रखा है, एडमिशन इज़ द एक्सेप्शन ऑफ। आप सभी जानते हैं कि जो एडमिशन है वह हेयर से एविडेंस, सुनी सुनाई बातों का साक्ष्य, उसका एक एक्सेप्शन है। एडमिशन इज़ द एक्सेप्शन ऑफ हेयर से बाई एविडेंस। क्यों है? बहुत एग्जाम्पल सिंपल से बता देती हैं हम, सिंपल एग्जाम्पल है उससे बताती हैं। यहाँ पर जो ए था उसने इस बी के खिलाफ फॉर डेप्ट एक मुकदमा किया था। अब जो यहाँ पर यह बी था यह अपने डेप्ट से डिनाई कर रहा था, लेकिन एक दिन इस बी ने बातों ही बातों में सी के सामने इस डेप्ट के बारे में एडमिट कर लिया है। अब यहाँ पर यह जो स्टेटमेंट बी ने सी के सामने बनाया है वह अपने आप में एडमिशन है और इसको सी के द्वारा बतौर एविडेंस पेश किया जा सकता है। इसलिए कहा गया था कि एडमिशन हेयर से बाय एविडेंस का एक्सेप्शन है। तो फिर इसी के साथ यह आज यहाँ पर हम अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं।